Hello friends, today is 27th August 2016 and we are going to discuss the articles of the Hindu. First article is regarding the appointment of Urjit Patel as the governor of the RBI. उर्जित पटेल को अपॉइंट करके गवर्नमेंट ने यह दिखा दिया है कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क का जो डिपार्टमेंट था उसके हेड थे उर्जित पटेल और उन्होंने रघुराम राजन जी के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर काम किया है। इसके बाद आती है कि उनको अपॉइंट करके गवर्नमेंट ने यह भी दिखा दिया है कि उनका मेन लक्ष्य होगा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल में रखना, क्योंकि उर्जित पटेल ही उस कमेटी के हेड थे जिन्होंने ये रेकमेंड किया था कि इन्फ्लेशन 4% के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो गवर्नमेंट का मेन लक्ष्य प्राइस स्टेबिलिटी है। यहाँ पर इंडिपेंडेंस डे स्पीच में भी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि प्राइसेस को बढ़ने नहीं दिया जाएगा और इन्फ्लेशन को 4% के आसपास ही रखा जाएगा। अब देखिए, उर्जित पटेल का काम करने का स्टाइल है लो प्रोफाइल। दिस वॉज द वन ऑफ द रीजन दैट ही वॉज सिलेक्टेड एज द गवर्नर, बिकॉज इससे पहले रघु भाई यानी राजन भाई वो कुछ ज्यादा ही वोकल थे। उन्होंने टॉलरेंस पे कुछ बोला और गवर्नमेंट को भी एक दो बातों में उन्होंने क्रिटिसाइज किया था, तो ये बातें गवर्नमेंट को पसंद नहीं आई। नाउ द थिंग कम्स, व्हाट आर द चैलेंजेस बिहाइंड द उर्जित पटेल। फर्स्ट चैलेंज इज, अब देखिए जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी थी, अब इसके 6 मेंबर्स हैं। आपने पढ़ा होगा प्रीलिम के दौरान, ये नया फ्रेमवर्क गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है, नई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई है जिसमें 6 मेंबर होंगे, 3 अपॉइंट किए जाएंगे आरबीआई के द्वारा और 3 गवर्नमेंट के द्वारा, और ये कमेटी डिसाइड करेगी सब कुछ चीज़ें, इन्फ्लेशन रेट कितना होना चाहिए और मॉनेटरी पॉलिसी को कैसे फॉर्मुलेट करना है। अब उर्जित पटेल के अपॉइंट होने के बाद पहली बार ये रियल आएगी, मतलब ये काम करना स्टार्ट करेगी। दूसरा जो चैलेंज है उर्जित पटेल के सामने वो है इंप्रूविंग द बैलेंस शीट्स ऑफ द बैंक्स। ये काम रघुराम राजन जी ने स्टार्ट किया था, लेकिन वो ये काम बीच में आपने देखा होगा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स यानी एनपीएस बढ़ता ही जा रहा है, और दिस इज द वन ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ आवर इकोनॉमी। तीसरा जो चैलेंज है वो है क्रेडिट लाइन ट्रांसमिशन। गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम तो चला दी, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, लेकिन उनको ग्रास रूट्स लेवल पर क्रेडिट प्रोवाइड करना, दिस इज द वन ऑफ द चैलेंज इन फ्रंट ऑफ द उर्जित पटेल। और चौथा जो चैलेंज उर्जित पटेल के सामने है वो है इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन। आपने देखा होगा पिछले दिनों आरबीआई की ये कंप्लेंट थी कि हम सीआरआर, रेपो रेट, एसएलआर, सीआरआर हम चेंज तो कर देते हैं, लेकिन ये बैंक उसी के हिसाब से अपनी ब्याज दरें या फिर जो लोन की रेट्स हैं वो घटाते हैं, बढ़ाते नहीं हैं। यानी जो मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई डिसाइड करता है वो अच्छे से ट्रांसमिट नहीं हो पा रहा है। दिस वाज द सो 4 challenges in front of Urjit Patel are: number 1, changes circumstances of monetary policy formulation; number 2, improving the balance sheets of the banks; number 3, easy credit line transmission; number 4, efficient and effective monetary policy transmission। ठीक है, अब ये आर्टिकल हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ में। ये आर्टिकल है येमेन के बारे में। अभी पिछले दिनों यूएस ने सैंक्शन करी 1.15 बिलियन की एड सऊदी अरेबिया को देने के लिए। ये एड देने में यूएस ने साफ साफ सिग्नल दिया कि येमेन में जो वार चल रहा है उसमें यूएसए सऊदी अरेबिया के साथ है। इवन when Saudi Arabia started the war, उन्होंने यूएस की परमिशन ली। उनके वहां के जो एम्बेसडर थे उन्होंने यूएस गवर्नमेंट के साथ कंसल्ट किया कि भैया हम वार स्टार्ट करने वाले हैं और ऐसे ऐसे हम वार करेंगे, उनको सारी डिटेल्स प्रोवाइड करी। अब ये वार हुआ क्यों था? वार इसलिए हुआ था कि क्योंकि हौथी रिबल्स हैं येमेन में। हौथी रिबल्स आर बैक्ड बाय द ईरान, उनको ईरान का सपोर्ट प्राप्त है। उन्होंने टॉपल कर दी गवर्नमेंट मंसूर हदी की। अच्छा, तो मंसूर हदी की गवर्नमेंट उन्होंने टॉपल कर दी वहां पे। सऊदी अरेबिया को यह बात पसंद नहीं आई और 16 महीने अब हो चुके हैं, उसका कुछ भी रिजल्ट निकलने को तैयार नहीं है। जो हौथी रिबल्स हैं हु आर बैक्ड बाय द ईरान, उन्होंने बहुत सारी टेरिटरी येमेन की कब्जा कर रखी है। इवन कुछ टेरिटरी तो ऐसी है जहां पे सऊदी अरेबिया का बॉर्डर लगता है। उस बॉर्डर एरिया में जहां बॉर्डर लगता है वहां से वो बम छोड़ते हैं, सऊदी अरेबिया के विलेजेस में जाते हैं। तो दिस मीन्स द सिक्योरिटी ऑफ सऊदी अरेबिया इज आल्सो इंडेंजर्ड बाय दिस एक्ट। अब बात, अच्छा और दूसरी क्या बातें हैं? अब वहां पे और भी बहुत सारे एक्टर्स हैं, अलकायदा, आईएसआईएस भी आने की बात कर रहे हैं। ये तो मिडिल ईस्ट की प्रॉब्लम है, जहां भी कोई बात होती है अलकायदा, आईएसआईएस,
वेरियस अदर एक्टर्स, रशिया भी आ जाएगा, यूएस भी आ जाएगा, सारे खेल खेलने के लिए आ जाते हैं। अब इस जो 16 महीनों से वार चल रहा है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे तबाही मची है। सो टू क्वेश्चंस आर बीइंग रेज्ड हियर। नंबर वन क्वेश्चन इज व्हाई सऊदी अरेबिया डजंट एंड द वार डिस्पाइट ऑफ सो मेनी कैजुअलिटीज। और दूसरी बात ये उठती है कि बाकी इतनी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन वहाँ पे हो रही है, बाकी लोग जैसे यूएस जो ह्यूमन राइट्स के ठेकेदार हैं वो क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं। अब ये क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे ये है जो हमने अभी डिस्कस किया, सऊदी अरेबिया ये वार कर क्यों रहे हैं। सीधी सी बात है यार, ईरान इंटरवेंशन कर रहा है वहाँ पर येमन में, क्योंकि जो हाउथीज रिबल्स हैं वो ईरान द्वारा सपोर्टेड हैं, और ईरान और सऊदी अरेबिया की कभी भी नहीं बनती क्योंकि शिया सुन्नी का चक्कर है। और भी बहुत सारे रीजन्स हैं, रीजनल लीडर्स हैं, लेकिन शिया सुन्नी मेन है। ईरान जहाँ वहाँ जहाँ भी जिस भी देश में कुछ भी टर्मोइल होता है वहाँ अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि लेबनान में वो हेजबुल्ला को सपोर्ट करता है, और सीरिया में भी देख लीजिए, और यहाँ येमन में वो अपनी जड़ें इस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा है। और येमन तो सऊदी अरेबिया का बिल्कुल पड़ोसी देश है, तो सऊदी अरेबिया को ये कैसे बात पसंद आएगी उसके बिल्कुल बैकयार्ड में ईरान आ जाए। उसके बिल्कुल पड़ोसी देश ऐसा है जहाँ पे ईरान द्वारा सपोर्टेड गवर्नमेंट या ईरान द्वारा सपोर्टेड रिबल्स का रूल हो। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि यूएस और यूरोप की डुप्लिसिटी क्यों। वो तो ह्यूमन राइट्स की आवाज़ बहुत उठाते हैं भैया, देख लो लीबिया में, देख लो उन्होंने ह्यूमन राइट्स के आवाज़ पे उन्होंने पूरा को पूरा अटैक कर दिया गद्दाफी पर। और अरे लीबिया छोड़िए, आप रशिया की बात लीजिए, क्रीमिया जब हड़पा रशिया ने तो पूरा का पूरा वेस्ट एकजुट हो गया, G8 से रशिया को निकाल दिया गया सिर्फ इस बात पे कि वो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है वहां पे और ये गलत है। लेकिन अब ये दोनों जो वेस्ट है वो क्यों नहीं बोल रहे। बात है सऊदी अरेबिया और यूएस के रिश्ते हैं वो बहुत पुराने हैं। 1945 में इवन यूएस ने सऊदी अरेबिया के किंग को सिक्योरिटी देने की बात की थी, सिर्फ इसी शर्त पे कि सऊदी अरेबिया यूएस को ऑयल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। अब दूसरा रीजन क्या है, दूसरा रीजन तो ये है कि अभी अभी यूएसए ने एक न्यूक्लियर डील साइन करी है ईरान के साथ में। उस डील से सऊदी अरेबिया नाराज हो गया था, तो ये सिग्नल देगा कि हम सऊदी अरेबिया के साथ हैं येमेन वार में। एक बैलेंस लाइन इस्टेब्लिश करना चाहता है यूएसए यहां पर, इसलिए वहां पे शेल गैस का बूम आया हुआ है और फिर भी ये ऑयल प्राइसेस कम नहीं कर रहे हैं। और एक दूसरा रीजन ये भी है कि यूएस से बहुत ज़्यादा आर्म्स एक्सपोर्ट करता है सऊदी अरेबिया और यूएई को, तो इससे तो नुकसान हो जाएगा। इनको नाराज करने का जोखिम यूएसए नहीं उठा सकता, इसीलिए यूएस इनको क्रिटिसाइज नहीं करता है। और यूएस क्या, बान की मून एक सिक्योरिटी जनरल है यूएन के, इन्होंने एक लिस्ट पब्लिश करी। उस लिस्ट में उन कंट्रीज का नाम था जो कि चिल्ड्रंस को किल करते हैं, चिल्ड्रंस को मारते हैं। उसमें सऊदी अरेबिया का भी नाम था। सऊदी अरेबिया ने अपना नाम पाकर वहां पे बान की मून को धमकी दे दी, अगर हमारा नाम इस लिस्ट में आएगा तो हम आपको फाइनेंशियल ग्रांट्स नहीं देंगे। तो उसके बाद बान की मून ने वो नाम हटा लिया, ठीक है। और अब उनके पास और भी सपोर्ट है, वेस्ट का सपोर्ट है, सप्लाई वेपन्स हैं, यूएसए के डिप्लोमेसी उनके साथ है, इसीलिए सऊदी अरेबिया ये वार बंद करना ही नहीं चाहता। लेकिन ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन उसकी खुद की सिक्योरिटी, वहाँ से ये लोग हाउथीज हैं वो जो सऊदी अरेबिया के विलेजेस में बम फेंक रहे हैं, और उनकी खुद की इकोनॉमी डे बाय डे बिल्कुल वर्सन होती जा रही है। उनकी सिक्योरिटी लाइन, ऑयल प्राइसेस कम होते जा रहे हैं, इन सब चीज़ों को वो अपने आप को कैसे जवाब देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आर्टिकल आता है हमारा, ये पिछले दिनों आपने देखा होगा कि टेंशन्स के बारे में है, ये एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के भी। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि एक मीटिंग हुई थी प्राइम मिनिस्टर और जजेस की, उसमें रो दिए थे हमारे चीफ जस्टिस टीएस ठाकुर साहब, रो दिए थे कि आप जजेस अपॉइंट कीजिए, जुडिशरी का पूरा काम रुका हुआ है। अब यहाँ तक की नौबत ये है कि हाई कोर्ट्स में 475 सीट्स वैकेंट हैं, और पूरा का पूरा काम मुश्किल हो गया है, बिल्कुल काम हो ही नहीं पा रहा है, कोई एफिशिएंसी नहीं आ रही है वहाँ पर, इसलिए टेंशन्स क्रिएट हुई पड़ी हैं फिलहाल इन दिनों। और टीएस ठाकुर चीफ जस्टिस है, उन्होंने धमकी भी दी थी गवर्नमेंट को कि अगर आप जजेस अपॉइंट करने में इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी नहीं दिखाते हैं तो हम खुद भी
like don't force us to give any kind of verdict regarding this. अब ये कहानी स्टार्ट होती है 1993 और 1998 में, ये फर्स्ट जज केस और सेकंड जज केस में। इन केसेस में ये इवॉल्व हुआ था कि एक कोलिजियम होगा जिसमें 4 सीनियर मोस्ट जजेस होंगे और चीफ जस्टिस होंगे। ये डिसाइड करेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट को, वो फाइल भेजेंगे एग्जीक्यूटिव के पास यानी गवर्नमेंट के पास में। गवर्नमेंट जो उनका बैकग्राउंड चेक करके और खाली उनको यस करके दे देगी। अगर उनको कुछ आपत्ति है तो वो रिकंसिडरेशन के लिए जुडिशरी के पास में और कोलिजियम के पास में भेज सकते हैं। लेकिन अगर फिर से उन्होंने वही फाइल गवर्नमेंट के भेजी तो गवर्नमेंट को वो प्रोसेस करके वापस भेजनी पड़ेगी, लेकिन डिले कर सकते हैं, और वही वो कर रहे हैं, अभी डिले कर रहे हैं गवर्नमेंट। अब लास्ट ईयर अप्रैल में हुआ क्या था? लास्ट ईयर अप्रैल में फुल कंसेंसस के साथ में गवर्नमेंट ने पास किया था एक एक्ट NJAC। उस NJAC में क्या था? उस NJAC में 6 मेंबर्स थे जो कि डिसाइड करेंगे जजेस के अपॉइंटमेंट को। उन 6 मेंबर्स में क्या थे? उन 6 मेंबर्स में 3 थे जजेस के और 3 थे गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ 3 मेंबर थे जजेस के, इंक्लूडिंग द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड 2 सीनियर मोस्ट जजेस, और 1 थे हमारे लॉ मिनिस्टर, 2 थे एमिनेंट पर्सन्स। तो ये NJAC एक्ट जुडिशरी ने क्या कर दिया? स्क्रैप कर दिया। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने स्क्रैप कर दिया और कहा कि इसमें बहुत सारे लूपल्स हैं, सिर्फ हम डिसाइड कर सकते हैं कि जजेस को कौन अपॉइंट करेगा। लेकिन उन्होंने माना कि हमारे जजेस को अपॉइंट करने का जो प्रोसीजर है उसमें कुछ खामियां हैं, इसलिए एक मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर बनाया जाए। वो खुद से भी वो बना सकते थे मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर, लेकिन उन्होंने गवर्नमेंट से कहा कि हाँ आप बनाइए। लेकिन उन्होंने कुछ शर्तें रखी कि उस मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर में कुछ कंडीशंस हैं, जैसे उसमें एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में मेंशन होना चाहिए, और ट्रांसपेरेंसी, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेक्रेटरीट और कंप्लेंट मैकेनिज्म, ये सब होना चाहिए। तो अब भैया प्रॉब्लम है क्या? प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट ये चाहती है कि जजेस के अपॉइंट पे लास्ट वर्ड हमारे हो, यानी अगर हम कुछ जजेस के नाम रिजेक्ट करते हैं इस शर्त पे कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है या फिर उच्च कोर कारण, तो लास्ट बात हमारी मानी जानी चाहिए। और जुडिशरी को ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो कहते हैं नहीं, लास्ट वर्ड हमारे होने चाहिए। तभी ये काम जो कि मेमोरेंडम ऑफ प्रोसीजर का बिल्कुल कुछ हफ्तों में हो जाना चाहिए था, अभी 8 महीने हो गए हैं, वो काम नहीं हो पाया है, और इसीलिए जजेस की अपॉइंटमेंट रुकी हुई है। इसीलिए TS ठाकुर जो चीफ जस्टिस है उन्होंने धमकी भी दी थी, अगर जल्दी नहीं करते हैं तो आपको पता है क्या कर सकते हैं वो। अब बात आती है सॉल्यूशंस की। इसके सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं? इसके सॉल्यूशन ये हो सकते हैं कि हमारे अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी या फिर लॉ मिनिस्टर दोनों के साथ एंगेज करें, गवर्नमेंट के साथ भी और जुडिशरी के साथ भी, और कोई सॉल्यूशन इसका निकालें। नहीं तो दूसरे सॉल्यूशन इसके ये हो सकते हैं कि PM खुद इनवाइट करें चीफ जस्टिस और अदर जजेस को, खाने पे बुलाएं, खाना खुना खाएं, चाय पिए और कुछ सॉल्यूशन निकालें इसका। नहीं तो एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि प्रेसिडेंट दोनों इंस्टीट्यूशंस के हेड को अपने पास बुलाए और इस चीज़ का कोई सॉल्यूशन निकालें। अब अगला आर्टिकल आता है हमारा रिकॉर्डिंग द वोट के बारे में। इसमें क्या होता है? अच्छा, आपने देखा होगा कि कोई भी बिल पास होता है तो उसमें वोटिंग होती है। वोटिंग 2 तरह से हो सकती है। एक तो हो सकती है सिंपल स्पीकर पूछता है कि हाँ भाई इसके पक्ष में कौन है, MPs बोलेंगे यस, और कोई बोलेंगे, दूसरे बोलेंगे नो, आइज, नोज। इसमें क्या है, जिसमें यस की आवाज अगर ज्यादा गहरी होगी, इंटेंस होगी, तो मान लीजिए कि हाँ भाई बिल पास हो गया, और नहीं तो नहीं हुआ। और दूसरा तरीका क्या है ये देखने के लिए कि कितने वोट हमारे हैं? दूसरा तरीका ये देखिए आप स्क्रीन पे, ये इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड लगे हैं, इसमें सब पता लग जाएगा कि कितने टोटल मेंबर्स ने यस किया, कितनों ने नो किया, कितने एब्सेंट रहे और ये सब। लेकिन पिछले दिनों हमें देखने को मिला इतने सारे जो बिल पास हुए उसमें सिर्फ एक GST ऐसा बिल है जिसमें यस और नो देखने को मिला, और ये सारे इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड को मिला। बाकी में तो सब में स्पीकर पूछते हैं यस और नो। अब देखिए क्यों जरूरी है ये इलेक्ट्रॉनिक डैशबोर्ड? जरूरी इसलिए है क्योंकि गवर्नमेंट अकाउंटेबल होती है पार्लियामेंट के, और MPs, हमारे इंडिविजुअल MPs अकाउंटेबल होते हैं सिटीजन के। सिटीजन्स को जरूर पता होना चाहिए कि हमारे MP ने किसी बिल के पक्ष में वोट दिया है या विपक्ष में वोट दिया है, या फिर वो मौजूद ही नहीं थे, एब्सेंट थे, आते ही नहीं हैं, सोते हैं, क्या करते हैं, पता तो होना चाहिए सिटीजन्स को कम से कम।
अब इसके जो विरुद्ध में आर्ग्यूमेंट्स हैं वो ये हैं कि पता करके करोगे भी क्या, एंटी डिफेक्शन लॉ है, अगर विहिप जारी हो जाएगा तो वैसे भी कोई इंडिविजुअल एमपी खिलाफ तो वोट दे नहीं सकता, तो जो डिसाइड करेगा वो लीडरशिप ही डिसाइड करेगी कि एमपीज को किसके पक्ष में वोट देना है। अगर उन्होंने लीडरशिप के खिलाफ जाके वोट किया, विहिप के खिलाफ जाके वोट किया, तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। अब बात आती है फर्क क्या पड़ता है। फर्क पड़ता है भाई, क्योंकि अगर इंडिविजुअल एमपी के वोट का कोई रोल ही नहीं है तो पार्लियामेंट इररिलेवेंट हो गई, सुपरफ्लुअस हो गई, सिर्फ एक ही लीडर डिसाइड कर लेगा। कांग्रेस की तरफ से सोनिया गांधी जी डिसाइड कर लेंगे और एनडीए की तरफ से नरेंद्र मोदी जी डिसाइड कर लेंगे कि एमपीज किस पक्ष में वोट देंगे। तो एमपीज के इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव का रोल ही क्या है, हमारी रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी किस काम की। देखिए हमारा सिस्टम है कैसा, हमारे सिस्टम है कंस्टिट्यूशनसी वाइज। हर एक कंस्टिट्यूएंसी में वोटर्स एक एमपी को चूज़ करते हैं और एमपी गवर्नमेंट को अकाउंटेबल रखते हैं, लॉ बनाते हैं और टैक्स को भी सैंक्शंस करते हैं। अगर पार्टी ये सब काम करेगी तो एमपी की जरूरत है क्या। सिटीजन एमपीज को अकाउंटेबल कैसे रखेंगे। अब जैसे ये एपी का बाइफिकेशन हुआ था, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में डिवीजन हुआ था, उसमें देख लीजिए आप इंडिविजुअल एमपी का जो वोट था वह कहाँ काम हुआ। वो नहीं चाहते थे कि कुछ एमपीज वहाँ के जो आंध्र प्रदेश के थे वो नहीं चाहते थे कि आंध्र प्रदेश का गठन हो, फिर भी वो हुआ। उनके वोटिंग की वैल्यू क्या है। अब जब भी प्रोसीजर क्या है, अगर हम कुछ एमपी चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग होनी चाहिए तो इसका प्रोसीजर है क्या। इसका प्रोसीजर सिंपल सा है कि कुछ एमपीज स्पीकर को कहें कि जी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग आप करवा दीजिए, तो स्पीकर वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा देंगे। और इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हमारी पार्लियामेंट में है, सबकी सीटों पे बजर लगे हुए हैं, बटन लगे हुए हैं, उस बटन को वो दबाएंगे तो ये ऐसी वोटिंग आ जाएगी। जबकि यूके में तो ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है, फिर भी वो हर एक एमपी दूर एक लॉबी में जाके हर एक इंडिविजुअल जाके वोट देके आता है। और हमारे तो यहाँ पे सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर होते हुए भी हम बिल्कुल वोट नहीं देते, यस और नो से काम चला लेते हैं। तो इसके बाद बात आती है कि अगर ये सारे वोट्स रिकॉर्डेड होते हैं तो हर एक जनता को पता होगा कि हमारे एमपी ने वोट दिया कहाँ है। इससे इंट्रा पार्टी डिस्कशंस भी होंगे, यानी पार्टी के जो लीडर्स हैं वो भी एमपीज को डिसाइड करेंगे, उनको बताएंगे कि किस लिए ये हम सपोर्ट कर रहे हैं और किस लिए रिजेक्ट कर रहे हैं। और एंटी डिफेक्शन लॉ को अगर रिमूव किया जाता है फिर तो ज़बरदस्त काम हो जाएगा। डेमोक्रेटिक डेलिब्रेशन की तरफ रुझान ज़्यादा बढ़ जाएगा और बैकरूम नेगोशिएशंस खत्म हो जाएंगी। लीडर्स को भी एमपीज को बताना पड़ेगा, सारी चीज़ें समझानी पड़ेगी, क्योंकि उनके इंडिविजुअल वोट की वैल्यू है। लेकिन अब बात ऐसी है, एंटी डिफेक्शन को हटाना आसान नहीं है, क्योंकि ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से पास किया गया था। आपको याद होगा ये 52 और 61 अमेंडमेंट से ये पास किया गया था। लेकिन कम से कम कुछ एमपीज अगर स्पीकर को हर बार जब भी बिल पास किया जाना है अगर कहें कि कम से कम इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग करवा दीजिए, तो एक सही ट्रेंड सेटर होगा ये। थैंक्स फॉर लिसनिंग गाइज, these were the articles of 22nd August 2016.